एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम सफ़र तय कर रहे थे हिंदी का। हिंदी के सफ़र में सभी स्टूडेंट्स को मज़ा आ रहा है। मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रहे हैं। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वर्णमाला पर ही आधारित सभी एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लगभग वर्णमाला पर सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं वर्णमाला पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। हम देखते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपको स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। विद्यार्थियों, हमने मूर्धन्य व्यंजन को, तालव्य व्यंजन को, दंत्य व्यंजनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है पूर्व वीडियो में। सारे विद्यार्थी आंसर दे पाएंगे जिन्होंने वीडियो को देखा है। हमारा ऑप्शन है अ, अड और अढ़। ब ऑप्शन में है ड और अ। उसी के साथ स ऑप्शन में है ड और ढ और स और उ। आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा। हमारा आंसर होगा अ, अढ़ और अढ़। अर्थात ट वर्ग के व्यंजन में जो कि ड और ढ जाने जाते हैं, नीचे बिंदी लगाने से मूर्धन्य व्यंजन बनते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ क्षत्रिय का क्या मूल स्वर में आती है, क्या घोष वर्ण में आती है, अयोग वाह के अंतर्गत आती है, या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। बताइए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। स्टूडेंट्स, हमारा उत्तर होगा संयुक्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि छ ध्वनि बनती है क प्लस श के संयोग से बनती है। क अर्थात आधा क, हलंत वाला क, और श के संयोग से छ ध्वनि बनती है, इसीलिए उसे हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा द, संयुक्त व्यंजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने आएगा। 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, त्र किन वर्णों के मेल से बनता है। त्र त्रिशूल की हम बात कर रहे थे। अ ऑप्शन है त प्लस त्र से, ब ऑप्शन है त प्लस र के संयोग से, स ऑप्शन है त प्लस र के संयोग से, और द ऑप्शन है त प्लस बड़ी के संयोग से। स्टूडेंट्स बताइए आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा ब, त प्लस र के संयोग से त्र बनता है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हल, अच, प्लुत या मूर्धन्य। तो हम जानते हैं विद्यार्थियों कि व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं। हमारा उत्तर होगा अ, हल। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 5 नंबर का आपके सामने, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद है। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद है जिसे आपने पढ़ा है, वे कौन कौन से हैं। अ ऑप्शन में है ह्रस्व और अग्र, ब ऑप्शन में ह्रस्व और दीर्घ, स ऑप्शन में अग्र और पश्च, और द ऑप्शन है पश्च और मध्य। बताइए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 है, जो कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि स्वरों के जो भेद है ह्रस्व और दीर्घ की श्रेणी में रखा जाता है। हमारा आंसर होगा ब, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 6 नंबर का, 6 नंबर का, हिंदी स्वरों में कौन सा स्वर दीर्घ है। अगर आप ह्रस्व को जानते हैं, अगर आप दीर्घ को जानते हैं कि ह्रस्व से आशय क्या है। ह्रस्व से आशय है बिना मात्रा वाले शब्द या जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व की श्रेणी में आते हैं। और दीर्घ ऐसे स्वर है जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है या जिसमें मात्रा लग जाती है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा आ, स हमारा आंसर होगा, क्योंकि आ में मात्रा लगी है इसलिए वो दीर्घ स्वर है स्टूडेंट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगले प्रश्न को। स्टूडेंट्स 7वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, शब्दकोश में छ वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। हम छ क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, किसके बाद आता है। क्या ख के बाद आता है, क्या ग के बाद आता है, क्या क के बाद आता है। तो हमारा उत्तर होगा स, छ वर्ण क के बाद आता है। क अर्थात हलंत वाले की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क और श के संयोग से ही छ बनता है, इसलिए क के बाद ही छ का प्रयोग किया जाता है। हमारा उत्तर होगा स। अब बात करते हैं हम
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि च, छ, ज व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इन व्यंजनों को मुखांगों के आधार पर जो बांटा गया है या किस वर्ग में आता है, तो हमारा आंसर होगा, हमारा उत्तर होगा तालव्य व्यंजन। च वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप उच्चारण कर देख सकते हैं, च तो आपकी जबान तालु पर टच होती है, इसीलिए तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, आशा है कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज समझ में आ रही होगी। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32 है, 34 है, 33 है, 35 है। बताइए कितनी है। उत्तर होगा 33। हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं य और च, प और भ, य और र, क और ख। बताइए क्या ऑप्शन आएगा उत्तर में। तो य और र को हम अर्ध स्वर के अंतर्गत भी रखते हैं। हमारा उत्तर होगा स, य और र। अगला प्रश्न लेकर आ रही हूं आपके सामने, देखते हैं अगला प्रश्न। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। क्या अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है, अकारांत कहा जाता है या अंतस्थ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आए कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है, आपको आंख बंद करके टिक लगाना है अकारांत। तो हमारा आंसर होगा स। जिन शब्दों के अंत में आता है उसे अकारांत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समूह अघोष एवं अल्पप्राण दोनों है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अघोष और अल्पप्राण प्रथम वर्ग ही कहलाता है, क्योंकि अघोष प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। दोनों की श्रेणी में रखा जाता है, अघोष और अल्पप्राण की श्रेणी में। इसलिए हमारा उत्तर होगा क, च, त और प। तो उत्तर की श्रेणी में हम रख सकते हैं ब को। 12वें प्रश्न का उत्तर है ब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है, 13 नंबर का। हंस में लगा चिन्ह कहलाता है, अर्थात जब किसी भी शब्द के ऊपर एक छोटी बिंदी लग जाती है तो वो शब्द या वो चिन्ह क्या कहलाता है। हम उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ चिन्ह की बात कर रहे हैं कि क्या कहलाता है। अनुस्वार कहलाता है, विसर्ग कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है या अयोगवा कहलाता है। सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। हमारा उत्तर है अनुस्वार, अ। जब किसी शब्द के ऊपर बिंदी लग जाती है या हंस में लगा हुआ चिन्ह जो है वो अनुस्वार की श्रेणी में आता है। हमारा उत्तर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चांद पर लगा चिन्ह क्या कहलाता है, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। निर्नुनासिक कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है या विसर्ग कहलाता है। सोचिए, आंसर दीजिए। हमारा उत्तर होगा स। चांद पर लगा चिन्ह जो कि जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, उसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। जब भी चंद्रबिंदु की बात हो स्टूडेंट, तो आपको अनुनासिक पर अनुनासिक पर टिक करना है, करेक्ट आंसर देकर आना है। अनुनासिक और अनुस्वार में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिंदी है, जो डॉट है ऊपर लगा हुआ, वो अनुस्वार है और जो चंद्रबिंदु है वो अनुनासिक है। देखते हैं अगला प्रश्न स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। घोष का अर्थ है नांद, नदी, नाद या नंदी। बताइए, हमने पढ़ा है थ्योरी में कि घोष अर्थात नाद कहलाता है। न में आके मतलब ना और द, नाद, जो कि हमारे ऑप्शन में है स में। तो हमारा उत्तर होगा स। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन वर्णों को बोलने में अत्यधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं। थ्योरी को पढ़ा है तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत फटाफट आंसर दे सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन। महाप्राण, अल्पप्राण, घोष और अघोष। जिनमें अत्यधिक प्राण जाए, अधिक प्राण लगे, अधिक अर्थात महा, तो वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। हमारा उत्तर होगा अ, महाप्राण। देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है वे कहलाती है। अर्थात
हम बात कर रहे हैं कि जिन ध्वनि के उच्चारण में हमारी श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं, संघर्षी कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं या ईशत कहते हैं? तो डेफिनेटली हम उसे पार्श्विक कहते हैं। हमारा उत्तर होगा स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 18 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा प्रकार होता है? दीर्घ होता है, ह्रस्व होता है या दोनों ही होता है, दीर्घ और ह्रस्व, या प्लुत? तो ओम ध्वनि के उच्चारण में हमने देखा है कि ऐसा आकार का जो चिन्ह होता है उसे प्लुत के नाम से जानते हैं, तो हमारा उत्तर होगा प्लुत। द हमारा आंसर होगा 16 नंबर के क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, दो व्यंजनों के योग से बनता है। हम देख रहे हैं अ ऑप्शन में छ, ब ऑप्शन में त्र, स ऑप्शन में छ छाते का और द ऑप्शन में ज्ञ। तो बताइए नहीं है विद्यार्थियों, नहीं है पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब पूछता है कि नहीं है तो बच्चे वहीं गड़बड़ करते हैं, तुरंत लगा कर आ जाते हैं। हमें जब पता है कि छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि छ का तो जिक्र ही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा छ। स नंबर का हमारा आंसर होगा छ। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। निम्न में से महाप्राण कौन से है? महाप्राण ध्वनि क्या होती है समझाने की आवश्यकता नहीं है। क ख है, ख और घ है, त और ल है या म और र है? बताइए क्या है ऑप्शन? उत्तर आएगा स्टूडेंट्स महाप्राण ध्वनि की हम बात कर रहे हैं। महाप्राण ध्वनि में दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर रखा जाता है। तो दूसरे अक्षर में अगर हम बात करें तो ख वर्ण आ जाता है, चौथे वर्ण में बात करें तो घर का आ जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ब, ख और घ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, इतनी बार जिक्र कर लिया है कि सभी को मुंह पर याद हो गया होगा। हमारा उत्तर है क, च, ट, त, प, जो कि ट्रिक के अंतर्गत भी आपने देखा है, कचट तप। जो 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आदि के अंतर्गत आता है। तो हमारा उत्तर होगा अ। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ झटके के साथ ऊपर उठाने के पश्चात नीचे आ जाती है, झटके से ऊपर उठती है और एकदम से नीचे आ जाती है, वो व्यंजन कौन से है? ड है, ढ है, ड है, ढ है, ड है, अण और न है। बताइए स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा? सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमारा उत्तर होगा ब, अढ़ और अढ़, जो कि उच्छिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं और नीचे बिंदी लगने से बनते हैं। ठीक है, सभी लोगों की समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना वर्ण क्या कहलाता है? क्या उच्छिप्त कहलाता है, अयोगवा कहलाता है, उष्मे कहलाता है या संयुक्त व्यंजन कहलाता है? हमारा आंसर होगा द, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि बात स्पष्ट है, जब संयोग से बनता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से अबाध गति से बिना घर्षण के स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, वे कहलाते हैं व्यंजन, अनुस्वार, स्वर या विसर्ग। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और वायु अबाध गति से बिना घर्षण के बाहर निकल जाती है, उन्हें हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं। हमारा उत्तर होगा स, स्वर। 25 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तथा इस स्वर का प्रयोग प्रायः स्वर के बाद होता है, इसे कहते हैं। नाक और मुख दोनों से वायु बाहर निकलती है। जब ऐसा पूछा जाए तो आपको आंसर में लगाना है स्टूडेंट्स अयोगवा, विसर्ग, अनुनासिक या अल्पप्राण। तो हमारा उत्तर होगा स, अनुनासिक, चंद्रबिंदु। ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए हमने फटाफट आंसर्स को लिया है ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी जल्दी हो सके। सारे क्वेश्चन इस सीरीज के प्रश्नोत्तर सीरीज के हमारे कंप्लीट हुए हैं। आपके सामने उत्तरमाला
आंसर शीट आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन तक के आंसर दिए गए हैं। आप शांतिपूर्वक आंसर्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा हो, जिस क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्यूरीज को लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रश्नोत्तर सीरीज जल्दी ही मैं आपके लिए और लेकर आऊंगी, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और हिंदी के ज्ञान का विस्तार करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए, ऐसी वीडियोस को पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।